Every road has a destination, but only a few roads take us back in time. कुछ रास्ते हमें नई जगहों तक नहीं बल्कि एक नए दौर तक ले जाते हैं। आज संडे की एक खूबसूरत सुबह मेरा सफरनामा शुरू हुआ न्यू बर्कटल की तरफ, कनाडा का एक छोटा सा हेरिटेज विलेज, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आज भी जिंदगी के निशानों में महसूस होता है। आज मेरा मकसद सिर्फ एक घर देखना नहीं था। मैं देखना चाहती थी कि लगभग 150 साल पहले किस तरह लोग नई जमीन पर अपना आशियाना बना लेते थे, किस तरह मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते थे। न्यू बर्कटल पहुंचते ही मेरी मुलाकात मेरे गाइड से हुई, लेकिन क्योंकि ये एक टाउन है जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार से मिलते हैं, तो शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। Is Elliot, and I'm going to be your tour guide. I am Mennonite. I am originally from northwest of Altona. I was born on a farmyard there, and I have lots of cultural heritage, deep roots in this area. We'll take the golf cart, so that'll be good. Oh, Yeah. yeah. I'm so excited. थोड़ी ही देर बाद हम गोल्फ कार्ट में फ्रीजन हाउस बैंड की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली, खुला आसमां, शांत माहौल और ऊपर से रिमझिम बारिश। रास्ते में मुझे बताया गया कि 1817 में मेनोनाइट फैमिलीज रशिया से कनाडा आई थी। अपने साथ वो सिर्फ अपना सामान ही नहीं बल्कि एक नया कल्चर, एक नया ट्रेडिशन और एक नई उम्मीद भी साथ लेकर आए थे। यहाँ तक कि वो सीड्स भी जो वो इस्तेमाल किया करते थे अपने एग्रीकल्चर के लिए, उन्हें भी साथ लेकर आए थे। उस समय ये पूरा इलाका ग्रासलैंड हुआ करता था, पेड़ भी बहुत कम थे, सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर थी, लेकिन मेहनत और हौसले की उनमें कोई कमी नहीं थी। फ्रीजन हाउस बॉर्न उन परिवारों में से एक वेल ऑफ परिवार का घर था, जिसे बहुत ही प्यार से प्रिजर्व किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि उस दौर की जिंदगी वास्तव में कैसी थी। जैसे ही मैं हाउस बॉर्न के सामने पहुंची, पहली नजर में ही लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। पुरानी लकड़ी की बनी हुई इमारत, चारों तरफ की खामोशी और बादलों से घिरा हुआ आसमान, सब कुछ मिलकर एक अलग ही एहसास दे रहे थे। घर के एंट्रेंस पे ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। मेन डोर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। ऊपर वाला हिस्सा अलग खुलता था और नीचे वाला अलग। मुझे बताया गया कि उसी तरह का सेम एक और डोर घर के पीछे था। तो दोनों डोर्स को जब एक साथ दिन के समय खोल दिया जाता था तो एयर पूरे घर में सर्कुलेट होती थी, और अगर कोई पीछे काम कर रहा है तो वो सामने के खूबसूरत व्यू को भी इंजॉय कर सकता था। उस समय ग्लास डोर तो हुआ नहीं करते थे, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीका था अपने आप को एंटरटेन करने का। एक छोटा सा डिजाइन, लेकिन कितना प्रैक्टिकल। यहीं पर मुझे महसूस हुआ कि उस दौर में हर चीज खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए बनाई जाती थी। अंदर जाते ही सबसे पहला रूम था बेदिंग एरिया। पहले तो मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगा, लेकिन जब इसका पर्पस समझ में आया तो लगा कि सच में ये एक नायाब तरीका था। खेतों में काम करने के बाद या बाहर से आने के बाद अपने आप को साफ करने के लिए, ताकि बाहर की मिट्टी और डर्ट अंदर न आ सके, एक बेदिंग टब रखा हुआ था। एक क्लोजेट, एक मिरर और एक छोटी सी जगह को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर जरूरत की हर चीज मुहैया कराई गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पानी को कितनी सावधानी से इस्तेमाल किया जाता था। एक ही टब का पानी फैमिली के सभी लोग इस्तेमाल किया करते थे। आज हम वाटर कंजर्वेशन की बातें करते हैं, लेकिन उस समय ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। इस छोटे से कमरे ने मुझे एक बात सिखाई, अगर रिसोर्सेस कम भी हो तो अच्छी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। इसके बाद लिविंग रूम की तरफ हम बढ़ चले। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी सोइंग मशीन। मैंने उसका हैंडल घुमाकर देखा, लगा
उस दौर के लोग कितनी मेहनत किया करते थे। ये सोचकर अलग सा एहसास हो रहा था। उसी रूम में एक फोटोग्राफिक बैकड्रॉप भी लगा हुआ था। उसके सामने चेयर्स रखी हुई थी जहां परिवार बैठकर अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाता था। आज एक फोटो लेना कुछ सेकंड्स का भी काम नहीं, लेकिन उस समय एक तस्वीर को यादगार बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। इसी के बाद मेरी नजर उस स्टोव पर पड़ी जो शायद पूरे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि घर को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उस समय यहाँ तापमान -35 से 40 तक चला जाता था। जब मैंने पूछा कि वुड कहाँ से आती थी तो मुझे बताया गया कि उस समय यहाँ पेड़ नहीं थे, इसलिए स्ट्रॉ और काउडंग को मिलाकर फ्यूल बनाया जाता था, जिसका एक सैंपल भी उन्होंने मुझे दिखाया। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी लोग सॉल्यूशन ढूंढ लिया करते थे। स्टोव के अंदर काफी गहरी टनल थी जो मुझे टॉर्च की मदद से दिखाई गई। यहाँ पर बेकिंग जो स्टोव था उसका बेकिंग एरिया अलग था। बाद में टेक्नोलॉजी बदली तो कोल से चलने वाले कुक स्टोव्स आने लगे। वह भी मुझे दिखाया गया कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। किचन में टैप वाटर नहीं था, लेकिन डिशेस को साफ करने के लिए प्रॉपर वॉश एरिया बना हुआ था। हर चीज सिंपल थी, लेकिन हर चीज का एक पर्पस था। इसके बाद पैंट्री दिखाई गई जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। उस समय के स्टोरेज कंटेनर्स, कैनिस्टर्स संभाल कर रखे हुए थे। ऑनेस्टली मेरा मन कर रहा था कि बस मैं उन्हें देखती ही रहूं। इतनी खूबसूरती से पेंट्री को ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकी क्योंकि शायद वहां पर कुछ वाटर लीकेज हुई थी जिसकी वजह से फ्लोर काफी सेंसिटिव था। पेंट्री के पास ही फ्लोर का ओरिजिनल पैटर्न भी दिखाया गया। सबसे पहले एक छोटे से हिस्से पर डिजाइन बनाकर टेस्ट किया गया। जब वो सक्सेसफुल रहा तब पूरे घर में सेम पैटर्न को बनाया गया। क्योंकि उस समय कलरफुल कारपेट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए फ्लोर डिजाइन्स और कलर से घर में वार्मथ और ब्यूटिफिकेशन किया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग? साथ ही वहां पर डाइनिंग टेबल भी था जहां पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती थी। उस समय का रेडियो, वुडन डाइनिंग टेबल और सजी हुई डिशेस, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं रुक गया हो। फिर हम ऊपर की तरफ गए। स्टेयर्स काफी नैरो और स्टीप थी। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले बेडरूम देखा। मुझे बताया गया कि वहां एक ही बेड पर 2 लोगों को एकोमोडेट करना होता था। बेड भी आज के हिसाब से काफी नैरो और लेंथ में भी काफी कम लग रहा था। कंफर्टर देखकर मुझे लगा कि शायद उसे हाथ से बड़े ही प्यार से किसी के लिए बनाया गया होगा। हर स्टिच में उस समय की मेहनत, प्यार और लगन दिखाई दे रही थी। फिर मास्टर बेडरूम आया। यहाँ मुझे बताया गया कि लोग अपने आप को स्क्वीज करके सोते थे ताकि कम जगह में भी आसानी से रह सके। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी। आज हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखकर यही सोचते हैं कि शायद वो हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हर देश, हर समाज, हर पीढ़ी डेवलपिंग से डेवलप करने का सफर तय करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने वह सफर पहले तय किया और कोई आज कर रहा है। मेरे लिए सबसे खास रूम था नर्सरी। ये सिर्फ बच्चों का कमरा नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल थिंकिंग का एक शानदार एग्जाम्पल था। वुड स्टोव की हीट सीधे इस रूम तक पहुंचे, इसलिए वॉल का एक हिस्सा ओपन रखा गया था। उस समय इंसुलेशन नहीं होती थी, इसलिए वॉल्स को कई वुडन लेयर्स से बनाया जाता था ताकि हवा अंदर ट्रैप हो जाए और घर गर्म रहे। नर्सरी से हम पहुंचे बालकनी में। मुझे बताया गया कि उस समय बालकनी होना एक वेल ऑफ घर की पहचान थी। सामने मुझे दिखा एक पुराना ग्रेन बार और उसी के पास ठीक मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज। यहाँ पर मैं बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकती थी उस दौर के सफर का आज की दौर तक का। उस दौर का सफर किस तरह से शुरू होकर इस दौर में आकर पूरा हुआ। दोनों को साथ देखकर मुझे एक और बात समझ में आई।
वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन उस बदलाव के पीछे कई पीढ़ियों की मेहनत होती है। अब बारी थी बान की तरफ जाने की। यहाँ एनिमल्स को रखा जाता था। यहाँ पर कुछ टूल्स रखे हुए थे जिन्हें टाइम टू टाइम अलग अलग जगह से कलेक्ट किया गया था। सबसे पहले मैंने देखा वॉशिंग एरिया, जहाँ पर एक वुडन मशीन रखी हुई थी। पहली बार देखा कि लोग किस तरह से मैनुअली एक मशीन को ऑपरेट करते थे टू वॉश देयर क्लोथ्स। पास में ही एक बॉयलर था जहाँ पर पानी को बॉईल किया जाता था कपड़ों को वॉश करने के लिए, और आयरनिंग स्टेशन भी सेम प्लेस पर था। कोल से चलने वाली आयरन, वॉशिंग सिस्टम, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैं उस दौर में पहुंच गई हूँ। मुझे बताया गया कि बान में सबसे डिफिकल्ट मोमेंट्स में यानी विंटर के टाइम्स में हॉर्सेस को रखा जाता था। तो मेरे मन में ये आया कि हॉर्सेस इतने ऊपर कैसे आते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहां पर एक बहुत बड़ा डोर था जहां से बड़े ही आराम से हॉर्सेस को लाया या ले जाया जा सकता था। सभी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही थी कि क्योंकि जिस दौर में फ्रीजन फैमिली वहां पर मूव हुई थी वहां कोई भी चर्च नहीं था, तो उस बान को यूज किया जाता था एज अ चर्च, जिसके कुछ नामो निशान वहां पर पड़े हुए समय की मौजूदगी की कहानी बयां कर रहे थे। बाद में उसी बिल्डिंग में एनिमल्स को स्लाउटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में हे को स्टोर किया जाता था क्योंकि ये एक कोल्ड कंट्री है और विंटर्स में एनिमल्स को खाने के लिए हे की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हे को स्टोर किया जाता था ऊपर के पार्ट में। एक ही बिल्डिंग, लेकिन समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां बदलती गई। अब मेरा टूर यहाँ पर खत्म हो चला था। एक बार फिर से मैंने हाउस बान को देखा। बारिश, बादल, शांत माहौल और वो पुराना घर अब सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग नहीं था, वो मेरे लिए बन चुका था एक एहसास। गोल्फ कार्ट में वापस बैठते समय एक छोटा सा फनी मोमेंट भी हुआ और पूरे टूर की तरह वो पल भी यादगार बन गया। आज यहाँ से लौटते हुए मैं सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं जा रही, मैं लेकर जा रही हूँ एक सोच कि कोई भी देश, कोई भी समाज और कोई भी इंसान एक दिन में आगे नहीं बढ़ता। हर विकास, हर तरक्की और हर बदलाव समय, संघर्ष और कई पीढ़ियों की मेहनत से बनता है। और शायद इसीलिए फ्रीजन हाउसबान सिर्फ एक पुराना घर नहीं, बट अ होम दैट टेल्स Canada's story. Travel shows us places, but history shows us people. सफर हमें नई जगहों से मिलवाता है और इतिहास हमें मिलवाता है इंसानों से। आज के कैनेडियन सफरनामा में बस इतना ही, लेकिन हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगले सफर में हम इसी हेरिटेज विलेज के एक पुराने स्कूल की कहानी जानेंगे। हर कंट्री, हर जनरेशन और हर सोसाइटी अपना सफर तय करती है। हर तरक्की के पीछे कई सालों की मेहनत, हौसला और उम्मीद छुपी होती है, और शायद इसीलिए फ्रीजन हाउसबैन इज नॉट जस्ट एन ओल्ड हाउस दैट डिस्क्राइब्स कैनेडियन हिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आज का सफरनामा आपको भी उतना ही पसंद आया हो जितना मैंने उसे महसूस किया। और अगर आपको हिस्ट्री, हेरिटेज और ऐसे ही हिडन जेम्स एक्सप्लोर करने पसंद है तो इस सफर को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। Until next time, keep exploring, keep learning and keep smiling. और याद रखिए, हर सफर सिर्फ हमें नई जगहों से नहीं मिलवाता, कभी कभी वो हमें एक नई सोच भी दे जाता है। This is Canadian Safarnama signing off. Take care, stay safe, and I will see you in the next journey. Thank you so much for being a part of this journey.